नमस्कार दोस्तों, आइए करें जीवन के एक और पहलू का ज्योतिषी विवेचन। यह नया पहलू नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो में केमद्रुम योग की चर्चा की थी। केमद्रुम योग की चर्चा क्यों की थी? क्योंकि मैं चर्चा कर रहा था जीवन की उन समस्याओं की जो आपकी जिंदगी में अनवरत बनी रहती हैं और जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं। समस्याएं देखने में बड़ी नहीं लगती, लेकिन जिंदगी के बड़े बड़े निर्णयों को प्रभावित कर देती है। समस्या इस बात की कि जो आप निर्णय लेते हैं वो गलत क्यों हो जा रहे हैं। समस्या इस बात की कि धन यदि आपके पास आ रहा है तो रुक क्यों नहीं रहा है। यदि रुक रहा है तो वो आपको मनोवांछित परिणाम क्यों नहीं दे रहा है। यदि धन की किसी भी बात में आप पढ़ते हैं तो वो बात आपके लिए अन्य लोगों के मुकाबले में बहुत ही दुष्कर क्यों साबित होने लगती है। ऐसी समस्याएं जो आपके निर्णयों को प्रभावित करती है, आपके मन की खिन्नता की व्यथा, आपके मन के उद्विग्न रहने की व्यथा। और उसके मूल में जब हम गए तो संभाव्य कारणों में से एक कारण मिला केमद्रुम योग। केमद्रुम योग मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, यह वह योग है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा इस प्रकार से अवस्थित हो कि उसके द्वितीय भाव में और उससे द्वादश भाव में कोई भी अन्य ग्रह न हो। कुछ अपवाद अवस्थाओं को छोड़कर केमद्रुम योग यदि बना आपकी कुंडली में तो यह आपको विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। कुछ उपायों की भी हमने बात की थी। उपाय बहुत सर्वनिष्ठ हैं। मतलब यदि एक केमद्रुम योग है, यदि आपने किसी से विशेष प्रकार नहीं पूछा तो भी वह उपाय आप कर सकते हैं। वह उपाय महादेव जी की पूजा, उनकी भक्ति से संबंधित था। लेकिन केमद्रुम योग का जिंदगी पे आपकी क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके आधार पर जब विशेष उपाय के लिए आप उद्यत होंगे तो आपको सर्वप्रथम यह देखना पड़ेगा कि यह केमद्रुम योग कुंडली में बन कहाँ रहा है और यह मुझे किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। और मैं इस चर्चा को थोड़ा सरल रखता हूं। मैं आपके लग्न की चर्चा नहीं करता हूं, जिससे कि यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए की गई चर्चा न बन जाए। आपका कोई भी लग्न हो, 12 भावों में कोई भी अंक लिखे हुए हों, उनमें से हम क्रमशः लग्न से लेकर द्वादश भावों तक केमद्रुम योग के बनने पर क्या प्रभाव होंगे, यह यहां पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम लग्न। तो लग्न भाव के बारे में आप पहले से जानते हैं। लग्न है आपका प्रतिबिंब, आपके मन का प्रतिबिंब, आपका व्यक्तित्व। और लग्न स्थान में अगर कहीं केमद्रुम योग बन जाए चंद्रमा के होने से, तो आपकी मनोदशा उथल पुथल रहेगी, यह आप मान के चलिए। केमद्रुम योग का लक्षण यह है कि यह सब कुछ छीन लेता है। तो आपके लग्न में अवस्थित होने पर यह क्या छीनेगा आपसे? सर्वप्रथम आपका व्यक्तित्व। क्या मुझे कुछ और बताने की आवश्यकता है? यदि आपने व्यक्तित्व ही गंवा दिया तो आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होंगी, किस प्रकार से आपका जीवन आगे बढ़ेगा, यह आप बहुत ही स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं। लेकिन अगर विशेष तौर पे जाएं तो ऐसे व्यक्ति जिनके लग्न में केमद्रुम योग बन जाए चंद्रमा के होने से, उनको कोई भी निर्णय लेने में, उनको कोई भी बड़ा कार्य शुरू करने में जिसमें कि धन लगता है, या उनको कोई भी बड़ा ऋण लेने में, या कोई भी पार्टनरशिप में पड़ने में, क्योंकि ऐसे चंद्रमा की दृष्टि आपके पार्टनरशिप के भाव, सप्तम भाव पे भी पड़ रही है, अवश्य सोचना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन भी यह देखा गया है कि बहुत सुखमय और नहीं होता।
सामंजस्य की कमी सदैव बनी रहती है। यदि विवाह के समय कुंडली का मिलान कर लिया जाए तो प्रभाव में कुछ कमी की जा सकती है, लेकिन लग्न में बना केमद्रुम योग आपकी व्यक्तित्व को अव्यवस्थित कर देता है। व्यक्तित्व अव्यवस्थित, जीवन अव्यवस्थित। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव मुख्य रूप से धन का भाव होता है। अपने अन्य किसी चर्चा मैंने आपको बताया था 12 ही भाव हैं, तो केवल 12 ही विषय नहीं है जीवन में। जीवन में तो असंख्य विषय हैं। उन असंख्य विषयों में से कुछ मुख्य विषयों को भी अगर चुना जाए तो आप ये मान के चलिए कि एक भाव प्रतीकात्मक रूप से 50 या उससे कुछ ज्यादा विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन मुख्य तौर पे हम भावों को किसी एक नाम से जानते हैं, जैसे द्वितीय भाव धन का भाव, नवम भाव भाग्य का भाव, एकादश भाव लाभ का भाव। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल धन से ही संबंधित है, यह संबंधित है और बहुत सारे विषयों से। लेकिन अभी हम उस विशद चर्चा में नहीं जाते हैं। हम अपनी इस चर्चा को सही दिशा में उन्मुख रखते हैं, अर्थात हम यह चर्चा करेंगे कि केमद्रुम योग यदि द्वितीय भाव में बन जाए तो क्या होगा। द्वितीय भाव संबंधित है आपके धन से, आपके पैतृक धन से, आपके सगे संबंधियों के साथ आपके संबंध से, जो कि आपके धन का एक हिस्सा आप मान सकते हैं। क्योंकि धन की मेरी परिभाषा केवल पैसे, रुपए, अचल अचल संपत्ति नहीं होती है। धन में आपके संबंध भी आते हैं। आपके परिवारजनों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपके समाज में अन्य लोग जो हैं उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं, जहां आप कार्य करते हैं वहां पर लोगों के साथ संबंध कैसे हैं। लेकिन द्वितीय भाव मुख्यतः संबंधित है आपके परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध से। द्वितीय भाव में बना हुआ केमद्रुम योग आपको इस बात के लिए मजबूर करता है कि आप अपने परिवारजनों के लिए अत्यधिक खर्च करें, तब कहीं जाकर आपके सामान्य से संबंध बने रह पाते हैं। आपके परिवार के जन आपको छोड़ के नहीं जाते, लेकिन मन के अंदर आप अकेला फील करते हैं, क्योंकि आपको अपने संबंधों को संजोने के लिए अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। धन आपके पास आता है, लेकिन इतने स्वाभाविक प्रकार से खर्च हो जाता है कि जिसमें आप किसी बड़े काम का नाम नहीं ले सकते कि मैंने यह कर दिया या मैंने जीवन में अचीव कर लिया। वह धन बहुत छोटी 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 आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। धन का भाव बना रहता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, शिकायत करने का मौका आपको नहीं मिलने पाता है यदि केमद्रुम योग यदि आपके द्वितीय भाव में बन जाए। तृतीय भाव पे आते हैं। तृतीय भाव पराक्रम का भाव कहा जाता है। वैसे यह त्रिक भावों में से एक है, ऐसे भावों में से एक है जिसके बारे में चर्चा करने पर ज्योतिषियों से आप यही सुनेंगे कि यह कोई बहुत प्रमुख भाव नहीं होता, और होता भी है तो यहाँ ग्रहों का बैठना इत्यादि बहुत अच्छे की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। लेकिन इस भाव का नाम है पराक्रम भाव, और इस भाव की विशेषता यह है कि यहाँ बैठा ग्रह भाग्य स्थान पर दृष्टि डालता है। भाग्य स्थान में बैठा ग्रह इस स्थान पर दृष्टि डालता है। तो उस हिसाब से पराक्रम भाव में यदि केमद्रुम योग बन जाए तो पराक्रम में कमी, आपके पराक्रम को छीन लेने का कार्य यह केमद्रुम योग भली प्रकार से कर देगा। लेकिन यह भाव भाई बंधुओं का भी होता है, आपके भाई बहनों का भाव होता है। तो भाई बहनों के भाव होने से क्या होता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध बने रहते हैं, उनकी वजह से आपका धन खर्च होता रहता है। आपके संबंध खराब नहीं होते, आपके भाई बहन आपको छोड़ के नहीं जाते, लेकिन आपको सदैव उनकी चिंता बनी रहती है, आपको उनके लिए धन खर्च करना पड़ता है। धन केमद्रुम योग के मूल लक्षण के तौर पे आपके पास से समाप्त हो जाता है, मगर कारण में आपका पराक्रम में मतलब आप अपने भाई बंधुओं के लिए किए जाने वाले कार्यों को गिनते हैं, उन कार्यों में खर्च करते हैं, और इस प्रकार से केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव आप पे पड़ता है। यहाँ बैठे चंद्रमा की दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ती है, तो कुछ अच्छाई केमद्रुम योग जरूर आपको आपके भाग्य के तौर पे देता है। भाग्यवश आपको कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन केमद्रुम योग का लक्षण ही यही है कि यह छीनता है। छीनने के लिए यदि आपके पास न हो तो पहले दे भी देता है। जब देता है
तो केमद्रुम योग जो कि मनोदशा को अस्थिर करने वाला योग है, बहुत आसानी से आप बहुत बड़ी बड़ी आशाओं की उड़ान भरने लगते हैं, लेकिन केमद्रुम योग है, कुछ समय के बाद यह छीन लेता है। आइए चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव एक बहुत विशेष भाव है, सुख का भाव कहा जाता है इसे, केंद्रों में से एक है और इसके अतिरिक्त माता का भाव कहलाता है। यह भाव मैं आपको इस चर्चा के दौरान एक ऐसी घटना बताऊंगा जो मेरे ज्योतिषी के अनुभव के दौरान घटी। मैं पिछले 29 वर्षों से लोगों की कुंडलियां देख रहा हूं, उन्हें सलाह दे रहा हूं। बहुत बार वो लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं, दोबारा आते हैं, उनके रिकॉर्ड्स मेरे पास होते हैं। उनमें से एक घटना ऐसी है जिसकी चर्चा मैं जरूर यहाँ पर करूँगा। सबसे पहले समझते हैं कि चतुर्थ भाव में बैठे चंद्रमा पर यदि केमद्रुम योग बन जाए तो होगा क्या। पहली चीज तो यह होगी कि इसकी दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव पर सौम्य ग्रह की दृष्टि पड़ना अच्छा है, लेकिन केमद्रुम योग तो केमद्रुम योग ही है। अब आप समझिए कि इसकी स्थितियां क्या हो सकती हैं। इसमें चंद्रमा क्षीण हो सकता है, बलहीन हो सकता है, मित्रों से दृष्ट हो सकता है, अपनी स्वयं की राशि में हो सकता है, उच्च राशि में हो सकता है। विशेष प्रकार के बलाबल का विश्लेषण हम कर सकते हैं चंद्रमा के लिए यदि वह चतुर्थ भाव में बैठा हो। इस भाव में बैठा चंद्रमा आपके मातृ सुख में कमी कर देता है। छीनने वाली उस बात को याद कीजिए। केमद्रुम योग का प्रमुख लक्षण है कि यह छीनता है। क्या छीनेगा यह आपसे? यह आपके सुख को छीन लेता है। यह उन दशाओं में मातृ सुख को छीन लेता है यदि जन्म के समय चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि चल रही हो। मेरे अपने निकट संबंधियों में से एक व्यक्ति हैं जिनकी माता की मृत्यु जन्म से सिर्फ 8 दिन के बाद हो गई थी। माता एक अन्य घटना इससे रिलेटेड मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको बताई थी। उसमें एक व्यक्ति था जो अपनी कुंडली का विश्लेषण बेसिकली अपनी समस्याओं से छूटने के लिए आप कभी किसी के पास पहुंचते हैं, जाते हैं, या कोई आपको ले जाता है, तो अपनी उस दशा से बाहर आने के लिए व्यक्ति मेरे पास आया था। उस पर एक मुकदमा चल रहा था अपनी माता की हत्या का। वह दशा केमद्रुम योग की दशा नहीं थी, वह दशा थी ग्रहण योग की दशा, लेकिन बनी इसी चतुर्थ भाव में थी। ग्रहण योग बनेगा तो माता से संबंधित दूसरी प्रकार की घटना उसने आपके जीवन में दी, जिसमें आप स्वयं भी कारण बने अपनी मानसिक उद्विग्नता के कारण, अपने मानसिक विक्षोभ के कारण। लेकिन अगर केमद्रुम योग बनेगा तो सिर्फ चंद्रमा वहां बैठा है। यदि आपके जन्मकालिक अवस्थाओं में इसका प्रभाव प्रबल हो जाए तो यह मातृ सुख से वंचित कर देगा। यदि तब यह न हो तो बाद में माता के स्वास्थ्य में कमी कर आपको मातृ सुख से वंचित कर देगा, या आपके अन्य सुखों से आपको वंचित करेगा आपके जीवन की बढ़ी हुई अवस्थाओं में, जब को आप गिनते हैं कि अब यहाँ के बाद तो माता वैसे भी अशक्त है या नहीं है। तो सुख भाव में बना हुआ केमद्रुम योग मैं मानता हूं कि 12 भावों में बने हुए केमद्रुम योगों में से एक सबसे खराब केमद्रुम योग होता है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। आइए पंचम भाव की चर्चा करते हैं। पंचम भाव एक बहुत रहस्यमयी भाव है। विद्या का स्थान, बुद्धि का स्थान, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का स्थान है। यहां से बैठा ग्रह के लाभ भाव पर दृष्टि डालता है। चंद्रमा यदि यहां अकेला होकर बैठ जाए तो यह आपके मन के अंदर इस प्रकार के डिस्टरबेंसेस उत्पन्न कर देगा कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई के समय भी उद्विग्नता की स्थिति देखेंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे चीजों पे। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और बात को भी समझिएगा, यह पंचम भाव आपकी संतति का भी स्थान होता है, और संतति का स्थान होने की वजह से चंद्रमा यहां से धन का बहाव आपकी संतति के ऊपर कराता है। संतति के लिए क्या आप करेंगे? उनके स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे, उनकी विद्या पे खर्च करेंगे। विद्या पर ज्यादातर अवस्थाओं में मैंने देखा है
कि चंद्रमा ऐसी दशाओं में आपकी संतति के ऊपर धन का व्यय कराते हैं, उनकी उच्च शिक्षाओं के लिए, उनके विदेश गमन के लिए। तो आप कहेंगे तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरे पास धन है और मैं अपने बच्चों पे खर्च कर पा रहा हूं। जरूर कीजिए, मगर केमद्रुम योग है, कुछ तो छीनेगा जरूर, और यह छीनता है आपके बच्चों के साथ आपके संबंध। आपके बच्चे पढ़ने लिखने के बाद उसी प्रकार से दूर चले जाते हैं जैसे पक्षियों के बच्चे, वापस कभी ना मिलने के लिए, या अगर मिले भी रहे भी तो संबंध बहुत क्षीण, बहुत कमजोर। किसी प्रकार से आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने बच्चों की वो ओर से बहुत देखभाल मुझे प्राप्त हो रही है या बड़ा मेरा केयर करते हैं, यह वह दशा नहीं बन पाती पंचम भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाए और केमद्रुम योग से ग्रस्त हो जाए। खष्टम भाव पे आते हैं। खष्टम भाव त्रिक खष्टम अष्टम द्वादश में से एक है और यह ऋण, रोग और शत्रु का भाव कहा जाता है। तो यहां बैठा चंद्रमा आपसे आपके स्वास्थ्य की धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर खर्च कराता है। चंद्रमा क्षीण होगा तो खर्च करने के बाद भी शायद आपका जीवन सतत न रहे। यह आपसे आपके शत्रुओं पे खर्च कराता है। हो सकता है आप बीमार ना हो, आपका मैं तो बड़ा हृष्ट हूं, मेरे खष्टम भाव में चंद्रमा है, केंद्र में हो, तो आप अपने जीवन की दशा देखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर हफ्ते आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शत्रु भय से ग्रस्त रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको गनर मिले हैं और उसमें से कुछ पार्ट आपको खर्च करना पड़ता है, या आपको प्राइवेट बाउंसर्स, स्कॉट्स रखने पड़ते हैं। अब आप सोचेंगे स्कॉट्स, बाउंसर्स, गनर्स, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हाँ, बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि केमद्रुम योग बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में रहता है। कम से कम 2 उदाहरण तो आप ले ही लीजिए। राहुल गांधी की कुंडली में है, स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे की कुंडली में भी था। तो ऐसा नहीं है कि केमद्रुम योग होने पर आप कोई नामी सफल व्यक्ति या बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। आप होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि के जज होते हैं, जहां आपकी जिंदगी आइसोलेट हो जाती है, जहां आपके कोई मित्र नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई जिलाधिकारी है, उसके जिले में तो उसका कोई मित्र ही नहीं होता, यदि हुआ तो यह उसके पक्ष में नहीं होता, या तो उसको अपने कर्म से समझौता करना पड़ेगा, या तो वह मित्रता के फ्रंट पे फेल साबित होगा। जिंदगी में न समय है और न आपका प्रोफाइल आपको यह इजाजत देता है कि आप अपनी सामाजिकता को बढ़ावा दें। समझ पा रहे हैं आप? केमद्रुम योग का होना ऐसा कुछ नहीं करता कि आप जीवन में सफल नहीं होंगे। यह सिर्फ आपके मानसिक संतुष्टि को प्रभावित कर देता है, वंचना का भाव आपकी जिंदगी में ला देता है। यह कुछ न कुछ आपके पास से छीनने का प्रयत्न करता है, छीन लेता है, जिसकी वजह से आप व्यथित हो जाते हैं। मूलतः धन। खष्टम भाव में बैठा केमद्रुम योग वाला चंद्रमा ऋण पर खर्च करा देता है आपसे। हो सकता है आपका क्रेडिट वैल्यू बहुत हो, बैंक में आपको ऋण मिल जाते हो और आप उसे चुका देते हो धीरे धीरे समय के साथ। बहुत सारा इंटरेस्ट दे दिया आपने। यह मत समझिएगा कि उस ऋण से आप कोई बड़ा काम कर लेंगे जो आपके जीवन में चल या अचल संपत्ति बना देगा। जीवन कुंडली में आपके अन्य भाव हो सकते हैं, अन्य दशाएं हो सकती हैं, अन्य योग हो सकते हैं, उनके प्रभाव से हो सकता है कुछ हो भी जाए। लेकिन वही चीज अगर केमद्रुम योग ना हो इस जगह पे, तो शायद और बेहतर ढंग से होगी केमद्रुम योग। लेकिन सबसे बुरा प्रभाव इस भाव में होने का यही होता है कि किसी लंबी बीमारी पे आप खर्च करते जाएं, खर्च करते जाएं, खर्च करते जाएं, और बाद में ऐसा भी ना हो कि आप आरोग्य पा सकें। चलिए सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में बैठा चंद्रमा आपके लग्न को देखेगा और आपके दाम्पत्य जीवन को प्रतिबिंबित करेगा। यह आपके जीवन साथी का भाव है, यह आपके
पार्टनरशिप का भाव है या आपके व्यापार का भाव है, इन चीज़ों में नुकसान कराना इस केमद्रुम योग का मूल लक्षण है। यदि विवाह के समय कुंडली मिलान नहीं किया तो आप यह मान के चलिएगा कि शायद पूरी जिंदगी आप एक घर में तो रहें, लेकिन उस एकाकीपन की व्यथा सिर्फ आप ही जानेंगे। सप्तम भाव में बना केमद्रुम योग आपकी पार्टनरशिप नहीं बनने देता। ऐसा नहीं कि होगी नहीं, शुरू होगी, आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपके पास आएंगे, शुरुआत होगी और कुछ समय के बाद वो पार्टनरशिप छिन जाएगी। और पार्टनरशिप के टूटने के क्या नुकसान होते हैं यह आप भली प्रकार जानते हैं, या ऐसे सब लोग जानते हैं जो किसी बिजनेस में आगे बढ़े पार्टनरशिप की और उसके बाद यह कहते हुए आप सुनेंगे ऐसे लोगों को कि क्या करूं, बिजनेस में बड़ा धोखा हो गया, अपना ही आदमी था लेकिन जरा सी मेरी नज़र चूकी, मैंने भरोसा किया और सब कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ। सप्तम भाव में बैठा चंद्रमा जब आपके लग्न को देख रहा है तो यह एक बात और मान के चलिएगा, क्षीण होने की दशाओं में यह आपको बहुत ही नैराश्य के अंधकार में ढकेल देगा। यदि प्रबल हुआ तो ठीक है, आप दुख पाएंगे, उससे आप किसी प्रकार सामंजस्य बिठाएंगे, लेकिन क्षीण चंद्रमा ऐसी जगहों पर आपकी मनोस्थिति को प्रभावित करता है जहां पर कि आपको लगता है कि जीवन में आपके लिए कुछ बचा नहीं। आइए अष्टम भाव की चर्चा करते हैं। अष्टम भाव पुनः एक बहुत ही रहस्यमयी भाव है। मृत्यु का भाव कह के बहुत ही अपमान पाया है इस भाव ने, लेकिन केवल मृत्यु का भाव नहीं है, यह छुपे हुए धन का भाव है, यह आपकी आयु का भाव है। इस भाव के साथ एक विशेषता यह है कि यहाँ बैठा ग्रह आपके पैतृक संपत्ति, आपके धन स्थान को देखता है। यहाँ कोई प्रबल ग्रह बैठ जाए और आपके धन के स्थान पर दृष्टि डाले तो आप समझिए आपके धन को कुछ न कुछ तो वह जो है जरूर वृद्धि प्रदान करेगा। लेकिन स्वयं वह अष्टम भाव में बैठा है, इस वजह से मूल रूप से कुंडली में किसी कारकत्व को प्राप्त नहीं है, आपको बहुत लाभ नहीं पहुंचाने वाला है। अन्यान्य दशाएं हो सकती हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रभावी होगी, लेकिन सामान्य रूप से हम ऐसा नहीं कह सकते। अब अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा और उस पर बने केमद्रुम योग के लिए सोचिए। अभी मैंने आपको अष्टम भाव की चर्चा करते समय बताया कि धीरे धीरे बीमारी पर खर्च कराता है यह बहुत लंबे समय तक, और उसके बाद हो सकता है आपको आरोग्य भी प्राप्त न हो। लेकिन अष्टम भाव में बना केमद्रुम योग अकस्मात आने वाली बीमारी में बहुत बड़े धन को खर्च करा देता है। यदि आपके पास है तो खर्च हो जाएगा, नहीं है तो ऋण लेकर खर्च हो जाएगा, ऋण नहीं मिला तो अन्य बहुत सारे लोगों के से लेकर आपको खर्च करना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपने जीवन में बाद में अफसोस करेंगे। अष्टम भाव में बना हुआ केमद्रुम योग निश्चित रूप से ऐसा करता है कि किसी बड़ी बीमारी, दुर्घटना नहीं, किसी बड़ी बीमारी जिससे कि आपकी आयु के रुक जाने का खतरा हो, ऐसी किसी बीमारी को इंगित करता है। अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो बिना यह सोचे त्रिपुरारी श्री काशी विश्वनाथ की शरण में रहिए, यह जाने बिना कि यह घटना मेरे साथ आज होने वाली है या कल होने वाली है, ऐसा नहीं। सदैव बने रहिए वहीं, सदैव वहीं बने रहिए। अन्य दूसरे उपाय हो सकता है आप अपनी कुंडली दिखाकर करें, वो ठीक है, वो कर लीजिएगा, लेकिन महेश की कृपा से ज्यादा बड़ा कोई उपाय होता नहीं। आइए नवम भाव की चर्चा करते हैं। नवम भाव भाग्य का भाव कहा जाता है, और भाग्य का भाव यदि मजबूत हो तो जीवन में उमंग है, यदि न हो तो आपके किए प्रयत्न कम फलित होते हैं, नहीं फलित होते हैं, आपको निराशा प्रदान करते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। धर्म का भी भाव है। तो नवम भाव में बैठा केमद्रुम योग वाला चंद्रमा भाग्य से आपको ऐसी चीजें प्राप्त कराता है कि आप फूले न समाएं। क्यों? क्योंकि उसको छीनना है आपसे। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप चंद्रमा बली अवस्थाओं में हो, वहां पर अंश बल से बली हो,
स्वग्रही हो, उच्च राशि हो इत्यादि। लेकिन केमद्रुम योग का प्रभाव तो यही है कि कुछ छिनेगा। तो यदि चंद्रमा मजबूत हुआ, बलवान हुआ, दूसरे शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ, उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, उच्च राशि इत्यादि है, आपका लग्नेश है, तो आपको भाग्य से ऐसी चीजें प्राप्त होंगी जिससे लोग ईर्ष्या करेंगे, लेकिन वो चीजें ऐसे छिनेंगी कि निराशा आपको अत्यंत हो जाएगी। तो ये चूंकि अच्छे भाव में बन रहा है केमद्रुम योग, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अब यह उतना डरावना तो नहीं हुआ जितना कि अष्टम भाव में बना केमद्रुम योग या खष्टम भाव में बना केमद्रुम योग, लेकिन अपना प्रभाव तो यह नहीं छोड़ेगा। काटे चाटे श्वान के दुहु भांति विपरीत। तो केमद्रुम योग की चर्चा करते समय आप यह मान के चलिए 70 से 75% चर्चा दुर्योग की ही होगी। लेकिन केमद्रुम योग अपने आप में एक बड़ा योग भी है। तो नवम भाव में बैठे लोगों को आप एक यह लाभ समझ लीजिए कि वो दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं और वो पैराडॉक्स होते हैं, मतलब स्थापित धार्मिक या दार्शनिक मान्यताओं के साथ नहीं चलते, वो अपनी नई मान्यताएं दे देते हैं। अभी यदि आप देखें आजकल केवल टेलीविजन ही नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और ये सब, बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों को पहले प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था वो भी पहुंच जाते हैं और लोगों तक उनकी बातें पहुंचती हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो धर्म पर प्रश्न करते हैं कि धर्म है कि नहीं है, भगवान पे प्रश्न करते हैं कि है कि नहीं है। ये एक दशा है ऐसे केमद्रुम योग की जो भाग्य स्थान में बना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक दशा है, अन्य कारणों से भी हो सकता है, लेकिन केमद्रुम योग यदि भाग्य में बनता है तो ऐसा होने की संभावना रहती है कि आप स्थापित मान्यताओं के इतर बात करेंगे, आप अपना दर्शन स्थापित करने की कोशिश करेंगे। कभी सफल होंगे, कभी नहीं होंगे, कुंडली की अन्य दशाओं पर, अपने भाग्य, राजयोग इत्यादि पर निर्भर करेगा आपके। लेकिन केमद्रुम योग यदि भाग्य में बना तो भाग्य से प्राप्त होने वाले लाभ आपसे छिनते रहेंगे। इसका मतलब है धीरे धीरे मिलते भी रहेंगे, चंद्रमा के बलाबल पर निर्भर करेगा। आइए दशम भाव की चर्चा करते हैं। दशम भाव अर्थात कर्म भाव। चंद्रमा सौम्य ग्रह दशम भाव में बैठेगा, आपके कर्म को निर्मल करेगा, आपको कार्य प्राप्त हो जाएगा, मन के अनुसार भी प्राप्त हो जाएगा यदि चंद्रमा मजबूत हुआ तो। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके किए गए कार्यों का लाभ आपका बॉस ले जाएगा, उससे आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आपके ट्रांसफर्स हुआ करेंगे। चंद्रमा चलायमान होता है, आपके ट्रांसफर्स कराएगा, आपके कार्य क्षेत्र को बार बार परिवर्तित करेगा। अब आप सोचेंगे कि कार्य क्षेत्र का परिवर्तित होना तो बहुत बार इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी राशि क्या है, राशि स्थिर राशि है कि चर राशि है, या अन्य प्रकार से हम इसको देखते हैं, वह उसका भी प्रभाव रहेगा। लेकिन ट्रांसफर कहने से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं, हो सकता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो वहां जो आप काम करते हो कुछ दिनों के बाद आपका बॉस कहे कि नहीं नहीं अब ये वाला मत करो, वो वाला काम करो। इस बात के लिए कुछ न हो तो हो सकता है उसी ऑफिस में उसी जगह पे आपका केबिन बदल जाए, हो सकता है कि आपको कार्य ही ऐसा प्राप्त हो जिसमें आपको चलना पड़े बहुत। लेकिन यह सब तो दशाएं हैं, सामान्य दशाएं हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ करती हैं, उससे किसी को शिकायत होती है, किसी को नहीं भी हो सकती है। लेकिन आपसे उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध निश्चित रूप से ऐसा केमद्रुम योग जो कि दशम भाव में बनता है छीन लेता है। अति क्षीण चंद्रमा की दशाओं में पिता के साथ संबंध भी संदिग्ध होते। संदिग्ध होने का मतलब जैसे होने चाहिए कि पिता के प्रति आपके मन में आदर भाव, श्रद्धा, सेवा भाव हो, वह जनरली नहीं होता है। जैसे होने चाहिए कि पिता के मन में आपकी सफलता के प्रति आशा और जो है शुभकामना होनी चाहिए, वैसा नहीं होता है। बड़ी उदासीनता सी होती है आपस में। आइए एकादश भाव, 1 मिनट। दशम भाव में बैठे चंद्रमा की दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ रही है, तो यह मान के चलिएगा कि सुख भाव को थोड़ा निर्मल रखेगा यह केमद्रुम योग। लेकिन
छीन झपट तो स्वभाव है केंद्रम योग का, वह होती रहेगी आपकी जिंदगी में। एकादश भाव में बैठे केंद्रम योग के लिए सोचिए, लाभ आय का भाव है, सैलरी भी आप कह सकते हैं, आपके किए गए कार्य का प्रतिफल प्राप्त होता है। आय भाव में बैठे ग्रह सदैव आपकी आय का स्रोत बनते हैं। चंद्रमा यहाँ बैठकर ऐसे आय का स्रोत बनता है कि कभी रहे कभी न रहे, कभी बढ़े कभी घटे, जैसे कि चंद्रमाएं बढ़ती है और घटती है। पूर्णिमा आएगी, अमावस्या भी आएगी, दूज का भी चंद्र जो दिखाई भी नहीं पड़ता। सो आपकी आय अनवरत नहीं रहती अगर चंद्रमा यहां बैठ गया और केंद्रम योग से ग्रस्त हो गया। यहां से केंद्रम योग से कैसे ग्रस्त होगा? आपका द्वादश भाव खाली हो जाए, दशम भाव खाली हो जाए, चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि न पड़ती हो, बन गया केंद्रम योग। आय भाव में बन गया, पंचम भाव पे दृष्टि डाल दी। बहुत बार आपकी आय की रुकावट का कारण आपके अपने निर्णय बनते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा दृष्टि कहां डाल रहा है? पंचम भाव पर। जिन निर्णयों को आप बहुत दूरदर्शी और अच्छा निर्णय समझकर लेते हैं, वो निर्णय आपके पक्ष में न जाकर उल्टे चले जाते हैं। अति उत्साह में लिए गए निर्णय गलत हो जाते हैं। चंद्रमा अति क्षीण है, आप ऐसे मान के चलिए कि बहुत कम डिग्री का है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो शुभ और अशुभ दोनों होता है। कोई दूसरा ग्रह ऐसा नहीं है जो शुभ और अशुभ एक साथ हो। चंद्रमा अपनी कलाओं के अनुसार एक ही कुंडली में शुभ या अशुभ हो सकता है। तो उन दशाओं को अपनी दृष्टि में रखते हुए यदि हम इस चर्चा को करें तो आप ये मान के चलिए कि अति निराशा में, डर कर, भय से ग्रस्त होकर लिए गए निर्णय या अति उत्साह में लिए गए निर्णय ऐसे व्यक्तियों की पहचान होते हैं जिनका केंद्रम योग एकादश भाव में बन जाए। आय अनवरत नहीं रहती, आय के छिन जाने का खतरा बना रहता है। व्यक्ति सदैव हार जाने पर पुनः खड़ा होने के लिए उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं हारता है, उसका मन उथल पुथल वाला मन है। पंचम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है, वह पुनः प्रयत्न कर देता है, वो पुनः अपनी आय को प्राप्त कर लेता है, पुनः गंवाने के लिए। एकादश भाव में बना केंद्रम योग पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं होता। बहुत बार मैंने देखा है, यदि आपको कोई बहुत बड़ी पैतृक संपत्ति इत्यादि प्राप्त न हो, आप किसी स्थिर परिवार का हिस्सा न हो, अपनी आय के भरोसे पर जो जिंदगी चलाने वाले लोग होते हैं, जिनके पास चल अचल संपत्ति उतनी कहने योग्य मात्रा में नहीं होती, उनके लिए एकादश भाव का केंद्रम योग विष के समान साबित होता है। क्योंकि आप जानते हैं अभाव कलह की तरफ ले जाता है परिवार को। ऐसे व्यक्तियों में एक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ था। मेरे दो पड़ोसी, मेरे घर के दो साइड पे रहने वाले लोग थे। एक का संयुक्त परिवार था और एक के पिताजी वहाँ कुछ कार्यवश आकर रहना शुरू कर दिए थे हमारी टाउन में, और उनका बड़ा न्यूक्लियर फैमिली थी और उनकी आगे की दशा भी यही थी कि बच्चे पढ़े लिखेंगे और अपनी नौकरी चाकरी करने पर अपने परिवार के साथ उस प्रकार से रहने लगेंगे। दूसरा संयुक्त परिवार था और भाग्यवश मुझे देखने को मिला कि दो लड़कों की कुंडली में केंद्रम योग एकादश भाव में बने। संयुक्त परिवार वाले के साथ भी तकरीबन वैसी ही चीजें घटित होंगी, उस न्यूक्लियर फैमिली वाले के साथ भी वैसी ही घटित होंगी। जो न्यूक्लियर फैमिली वाला लड़का था उसके लिए जीवन काफी कठिन साबित होता रहा। एकमात्र यही नहीं, उसकी कुंडली में अन्य दशाएं भी होंगी जिनकी वजह से आखिर पारिवारिक दशाओं का अलग होना भी एक प्रतिफल है ना आपकी कुंडली की दशाओं का, ग्रहों की दशाओं का। दूसरा संयुक्त परिवार वाला लड़का, उसकी जिंदगी भी काफी मतलब अनवरत नहीं चल रही थी, बार बार सततता नहीं थी उसकी आय में, लेकिन फिर भी उस प्रकार से प्रभावित नहीं था वह। चलो ठीक है भाई, खुद नहीं कमा रहे हैं लेकिन संयुक्त परिवार में हैं, जब कमाएंगे तो फिर अन्य लोगों को लौटा लेंगे, कम से कम कोई घर से निकाल तो नहीं रहा है, मैं सिर्फ अपने भरोसे पे तो नहीं हूँ। तो ये एक चीज है, यह अनुभव का भाग है जो मैंने आपको जस्ट बता दिया। द्वादश भाव की बात करते हैं। द्वादश भाव त्रिक भावों में से तीसरा और व्यय का भाव कहा जाता है। इसके अलावा एक इस भाव के साथ एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी है कि यह विदेश यात्रा का भी भाव है। अब केंद्रम योग को यहां बनाइए और देखिए चंद्रमा कहां दृष्टि डालता है।
चंद्रमा दृष्टि डालता है आपके शत्रु पे, आपके ऋण पर और आपके रोगों पर। यहाँ से चंद्रमा जब वहाँ दृष्टि डालता है तो आपको होने वाले रोग जल संबंधी रोग होते हैं। मतलब जल संबंधी रोग माने ऐसे रोग जिनमें कोई लंग्स का इन्फेक्शन हो जाए, थ्रोट का इन्फेक्शन हो जाए, खांसी आती हो, बॉडी में जल का संतुलन बराबर न रहे इत्यादि। मतलब वो ऐसे रोग नहीं है जिनसे कि आपको डॉक्टर कह दे कि अरे अब तो ये रोग हो गया, बहुत मुश्किल है, जान नहीं बचेगी आपकी। लेकिन वो रोग ऐसे रहेंगे कि आप सदैव उस पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खर्च करते रहेंगे, 100 में प्रकार से रहेंगे। वो रोग आपको मतलब दर्द से कराहने चिल्लाने वाली दशाओं में नहीं ले जाएंगे, लेकिन रोगी रखेंगे, कृशकाय कर देंगे आपको। दूसरा, आपके शत्रु रहेंगे वो किसी न किसी प्रकार से कुछ बहुत आक्रामक नहीं होंगे, रहेंगे, आपको भय बना रहेगा। आप केमद्रुम योग से ग्रस्त हैं। अन्य दशाओं के हिसाब से आपका जैसा व्यक्तित्व है, आपका जैसा बलाबल है, उसके हिसाब से ये चीजें भी घटित होंगी। लेकिन अब आइए कि चंद्रमा जहां बैठा है सिर्फ उसकी ही बात कर लेते हैं। जहां बैठा है वहां विदेश यात्रा का घर है और व्यय का घर है। ये आपसे व्यय कराएगा, ये आपको विदेश ले जाएगा। ये विदेश ले जाने पर आपको परेशान कर देगा, क्योंकि वहां ये आपसे कुछ छीन लेगा। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो विदेश गए किसी कार्य इत्यादि के लिए या अपना पैसा लगाकर, और वहां जाने पर कुछ उनके साथ धोखा हो गया, कोई डॉक्यूमेंट उनका खो गया या छिन गया या किसी धोखे में पड़ गए? बहुत संभावना है कि वो लोग ऐसे केमद्रुम योग से ग्रस्त हों। विदेश में परेशान कर देता है ऐसा केमद्रुम योग यदि चंद्रमा क्षीण हो तो। चंद्रमा बली है तो ये आपको विदेश लेके चला जाएगा, विदेश में आपसे धन खर्च करा देगा। हो सकता है उससे आप व्यय करके कुछ भोग प्राप्त कर लें। व्यय आपके आनंद का कारण होता है यदि कुंडली में अच्छी दशाएं हो तो चंद्रमा आपसे व्यय करा देगा। तो आप विदेश गए, मेहनत किया, बचा कुछ नहीं। केमद्रुम योग का प्रभाव यही तो है। यह आपको कभी कुछ प्राप्त करने से, कुछ पा लेने से, जीवन में सफल होने से नहीं रोकता है। जब आप पा लेते हैं तब यह उसमें से कुछ ले भागता है। तो इस प्रकार हमने 12 भावों में केमद्रुम योग के बनने पर चर्चा की। हमने उन सभी प्रभावों को देखा कि जहां पर वो चंद्रमा बैठा है उस घर के, उस स्थान के स्वामित्व के अनुसार, उस स्थान के प्रभावों के अनुसार आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन केमद्रुम योग इतना छोटा, इतना सरल सा योग नहीं है। कुछ भावों के लिए तो मैंने इसे चर्चा भी की कि जहां दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की उसको भी जरा देखिए, लेकिन सभी भावों के लिए नहीं की, क्योंकि यह चर्चा शाम तक चलती चली जाए। शायद अभी सुबह के सिर्फ 10:30 या 11:45 बजे। इतना लंबा वीडियो तो आप नहीं देखेंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केमद्रुम योग का सब कुछ मैंने आपको बता दिया। हाँ, लेकिन तब भी जितना मैंने बताया इसके अनुरूप यदि केमद्रुम योग से आप ग्रस्त हैं तो आपको अवश्य कुछ उपाय करने चाहिए। उन उपायों को सामान्य तौर पे किए जाने वाला जो उपाय कि महेश के मंदिर, महाशिव के मंदिर आप जाएं, सोमवार को दूध, पानी और काला तिल मिलाकर उनका अभिषेक करें, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। यह एक उपाय तो है ही, लेकिन आपकी कुंडली की दशाओं के अनुरूप यदि इसका कोई उपाय आपको करने का अवसर मिले तो जरूर करके रखिए। केमद्रुम योग कुंडली में बने अन्य योगों के फल छीन लेता है, उन योगों को आपके जीवन में परिलक्षित नहीं होने देता है। तो बस ऐसी बात के साथ मैं आज की इस चर्चा को यही समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इस चर्चा में कुछ आपके लिए उपयोगी हो तो इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।